बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। विफाकी बजट जो है वो कल पेश कर दिया गया है 2025-26 का, और विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह बजट पेश किया। 17,573 अरब रुपए हजम का ये बजट है, और 13 जून से बाकायदा बजट सेशन का आगाज़ होगा, जो कि 27 जून तक चलेगा। इस दौरान अपोजिशन या फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बजट तजावीज़ दे सकती हैं या तरामीम भी पेश कर सकती हैं। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाज़ी साहब और इसके अलावा मोहम्मद इलियास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाज़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बजट आपके सामने है, उसके सारे खद्दोखाल अब तो बहुत वाज़े हो चुके हैं। कोई समत नज़र आती है आपको, कोई डायरेक्शन नज़र आती है, कोई लगता है कि रिलीफ है किसी शोबे के लिए, और फिर कोई ऐसा संदेशा है कि जो ये पैगाम छोड़ता है कि इन एरियाज़ के अंदर हमें काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बजट के ऊपर कल से काफ़ी चैनल्स पे बहुत से माहिरीन की काफ़ी बातें आ रही हैं और बहुत अच्छी बातें लोग कर रहे हैं। इस दफ़ा कम से कम एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी ओपननेस है और लोग बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस बजट में और पिछले बजट, मुझे याद है कि गुलाम इसहाक खान साहब जब बजट पेश किया करते थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था और मैं बड़े शौक से उनकी बजट स्पीच सुनता था। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो ये पिछले 40 साल से या 50 साल से या 70 साल से अब सुनते आ रहे हैं कि ये सबसे बड़ा बजट है, ये सबसे अच्छा बजट है, इसमें बहुत रिलीफ है वगैरह वगैरह। लेकिन एंड में बजट जो है वो एक रिलीफ नहीं होती, बल्कि हर दफ़ा टैक्स बढ़ जाता है। और अगर आप पिछले 20-25 साल का एक जायजा लें तो टैक्सेस बढ़ते रहे हैं, टैक्सेस घटे नहीं है, और टैक्स रेवेन्यू बढ़ता रहा है और इकॉनमी भी ग्रो करती रही है। लेकिन यह है कि सबसे बड़ा जो गलत काम होता रहा है वो ये है कि कुछ लोग टैक्स देते रहे हैं और कुछ लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो आज तक टैक्स नेट में नहीं है, और इसमें बहुत बड़ी करप्शन का एलिमेंट है। और इस दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली अपनी स्पीच और अपने कमेंट्स के अंदर बात कही कि जी बड़ा आसान है, 100 रुपए का टैक्स है, 10 रुपए दे के आप टैक्स को 10 रुपए करा लें। तो होता यह है कि 100 रुपए का टैक्स 10 रुपए की रिश्वत के साथ 10 रुपए रह जाता है। तो ये उन्होंने खुद कहा। अब बात यह है कि हुकूमत जब इस चीज को खुद कह रही है तो इसका मतलब है हुकूमत को हर चीज का पता है। जब हुकूमत को हर चीज का पता है तो हुकूमत को बजाय इसके कि बजट के ऊपर इतनी मेहनत करने की और अपोजिशन को दबाने के लिए कि ये आप माने और हमारे तरीके को, उनको अपनी हुकूमत की मशीनरी को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब शबर जैदी साहब जो पहले थे या FBI के चेयरमैन थे, उन्होंने पिछले दिनों में उनका सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी मैं जब FBI का चेयरमैन था तो मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि 23,000 में से 18,000 मुलाजमीन जो हैं, अगर इनको हम रिटायर कर दें, दफ्तरों से निकाल दें, तो रिश्वत गिर जाने की वजह से टैक्स में बेअंदाजा इजाफा हो जाएगा। अब जब एक चीज का पता है तो आप उस तरफ क्यों नहीं जाते, बजाय इसके कि गैर जरूरी किस्म के टैक्सेस लगाकर आवाम को परेशान करते हैं, कारोबार को परेशान करते हैं, बिजनेस को आप, क्योंकि टैक्स तो देखें बिजनेस को रिग्रेस करता है। आप अगर टैक्स जरा गलत तरीके से लगाएं तो वह बिजनेस को खराब कर देता है बिल्कुल ही। तो ये बहुत से अभी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो टैक्स लगाना और बजट जो है ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक अनहेल्दी किस्म की एक्टिविटी चलती आ रही है। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट असल में इकोनॉमी की असेसमेंट का टाइम नहीं है। वो आपका इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, उसको आप डिस्कस करें, ठीक है। बजट तो नंबरों को इधर उधर करना है, तो उस हिसाब से हमें ये इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए सर। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, हम देखते हैं कि हर दफ़ा टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ, FBI टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि इस बार हम टैक्स अहदाफ को हासिल कर पाएंगे? और फिर वो वजूहात भी तो हुकूमत के सामने मौजूद होती हैं, जिस तरह से डॉक्टर ताहिर हिजाज़ी साहब कह रहे थे कि जी इनको सब पता है कि कहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं, तो इनको मालूम है। फिर उस हवाले से आपको लगता है इनकी विल है और इनके अंदर कैपेसिटी भी है, ये इस दफ़ा टैक्स अहदाफ पूरे कर पाएंगे? लेकिन गवर्नमेंट ने साल ना जो है सारा अपना रखा हुआ है।
देखिए उन्होंने कहा एंटी डिजिटल, यानी कि वो जो सेक्टर्स जो हैं, जो कि आज का सर्विसेज सेक्टर है, जैसे जो बाहर डिजिटल कंपनी है जो इंटरनेट के जरिए जो सारी ये जो अपनी देती हैं सहूलत वगैरह, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान में उनका ऑपरेशन है लेकिन उनका ऑफिस नहीं है, इसलिए वो टैक्स का देते ही नहीं है। तो उन कंपनियों को वो कह रहे हैं कि टैक्स नेट में लेके आना, ये बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये ले आते हैं, क्योंकि वो सेक्टर जो है ही नहीं है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने इधर आके ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए, अपनी चीजें लोगों को फराहम करती हैं, अगरचे उनके ऑफिस बाहर हैं। तो वो जो चीजें हैं वो सेक्टर आएंगे आके इधर अगर टैक्स नेट में आते हैं, क्योंकि वो जदीद दौर है। लेकिन इसके अलावा भी इनको जो टैक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम था वो जो कहते थे बनाएंगे, उसकी वजह से टैक्स वगैरह सारा आ जाएगा, जहाँ से एविजन होती है टैक्स की वहां से ये पकड़ लेंगे और कंसीलमेंट पकड़ के ये रेवेन्यू पूरा कर सकते हैं। और ये सारी चीजें इनके पास है, लेकिन इन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया, ताकि वो, क्योंकि अगर ये अडॉप्ट करते हैं तो फिर ये सारी जो कंसीलमेंट है ना इनकी, ये नहीं बचती। लोगों को पता चल जाता है कि कौन किधर से टैक्स चुरा रहा है, किस तरह कर रहा है, तो वो रेवेन्यू सारा जनरेट होता है। तो ये कोई मसला नहीं है कि टैक्स रेवेन्यू हासिल ना किया जाए। वो ऐसे कई सेक्टर हैं जो लाते हैं, देखिए आप सब देते हैं, तनख्वाहदार लोग टैक्स देते हैं, जबकि दूसरा कोई इनको करते ही नहीं है, उनको जो सेक्टर नहीं है। बिल्कुल वही ट्रेडर्स पर लगाएं, इस पर अलावा देखें वकला पर लगाएं, जो सर्विसेज सेक्टर जो देते हैं उन पर लेके आए, जो सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर लेके। ये बेसिकली इस तरह ही हर साल ये इस तरह कर लेते हैं, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वही पुराना तरीका कार है। वो जो टैक्स नेट में पहले हैं लोग उनको ले आते हैं, जो 10% लोग हैं। ताहिर एजाजी साहब जो सरकारी मुलाजमीन थे वो आसान हदफ थे, उसकी वजह ये थी कि उनका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन था, वो कितने पैसे कमाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, तो उनको ये बड़ी आसानी के साथ टैक्स कर लेते थे। तो अब उनके ऊपर थोड़ा सा हाथ नरम हुआ है, तो उनको थोड़ा क्वेश्चन मिला है और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है, पेंशन के अंदर इजाफा हुआ है। मगर हमने देखा कि इससे पहले तो उन्होंने बहुत रगड़ा खाया है जो सरकारी मुलाजमीन थे, और वहां से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते रहे। जी जी, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये मुझे कई दफा इसका शायद वो कोई लॉजिकल बड़ी स्ट्रांग कोई रीजनिंग होगी, लेकिन मेरी समझ से थोड़ी बाहर है कि हुकूमत 100 रुपए एक आदमी को सैलरी देती है और फिर कहती है जी 10 रुपए वापस कर दो। तो यार पहले ही 90 रुपए दे दो, क्यों इतना प्रोसेस का जो खर्चा होता है उस प्रोसेस के खर्चे को क्यों करते हो? सिर्फ और ये तुम्हारी तनख्वाही 90 रुपए है। तो एक तो ये बड़ा अजीब किस्सा है, और इसमें चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की इनकम के अंदर वो डिस्पैरिटी नहीं होती जो कि अगर प्रॉपर किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, जिसकी वजह से टैक्सेशन की आपको परसेंटेज वहां पर बहुत ज्यादा डिटरमिन करना पड़ता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, पहले गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, उन बेचारों का गुजारा नहीं होता, उन बेचारों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उन बेचारों के जो है बच्चों की शादियां नहीं हो सकती। बहुत से इश्यूज हैं, जब 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उस वक्त उनकी फैमिली शादियां और हायर एजुकेशन और सब में फंसे होते हैं। तो बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, इसके ऊपर गवर्नमेंट कभी वर्क नहीं करती कि वो देखे कि इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गवर्नमेंट को बनाया हुआ है एक वेलफेयर अदारा, जहां आपको 10 बंदे चाहिए वहां आपने 250 बंदे रखे हुए हैं, सबको बांट के आप दे रहे हैं, जबकि 250 को आप अच्छे काम करने वाले दें, उनको सैलरीज 4 टाइम ज्यादा दें। और लेकिन ये जो 250 रखे हुए हैं जो एक क्लब की सूरत में रोज सुबह आते हैं और जाते हैं, और पोल्यूशन भी क्रिएट होती है, आप रेंट भी बिल्डिंगों के देते हैं, आप कंप्यूटर्स को भी देते हैं, आप एसी के भी खर्चे करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। पाइड ने स्टडी की है जिसमें बताया है, मैंने भी इस पे काफी स्टडीज की है कि कितना लॉसेज इस वजह से हो रहे हैं। तो आप उनको घर बिठा के सैलरी दे दें बजाय इसके कि उनको दफ्तर बुला के क्लब में रोज बुलाते हैं। तो अब देखिए, बुनियादी तौर पे आपके 85 से 86% गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो क्लर्क हैं या नायब कासिद हैं। लाखों की तादाद में नायब कासिद हैं। आप मिनिस्ट्री के अंदर जाएं तो कॉरिडोर के अंदर चलने की जगह नहीं मिलती, इतने नायब कासिद वहां फिर रहे होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो नायब कासिद, कासिद का मतलब होता है मैसेंजर। एक जमाना था मैसेंजर बहुत अच्छा था, वो फिजिकल फाइल लेके जाया करता था। अब वो फिजिकल फाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल जाती है। अब तो नायब कासिद की जरूरत नहीं।
जी, अब मतलब कहने का ये है कि वो 86% जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके हैं वो तकरीबन उसमें से 70% समझे, 15% 20% को छोड़ के बाकी सारे रिडंडेंट है। उनको भी आप सैलरी दे रहे हैं, उनको भी ऑफिस दे रहे हैं, उनको भी आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी हर कुछ दे रहे हैं, और वो बेचारे बाकी जो काम करने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है ठीक। उसकी सिर्फ 7% सैलरी बढ़ाते हैं और आप तालियां बजाते हैं कि जी बड़ा कमाल हो गया। सही। तो ये मिसमैनेजमेंट जो है, ये मिसमैनेजमेंट को जब तक समझते हुए भी हम मिसमैनेजमेंट में, हमें जो हिम्मत नहीं आ रही गवर्नमेंट में कि इस मैनेजमेंट को खत्म करें। गवर्नमेंट में गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल है। इलियास साहब, एक शोबे को मौजूदा हुकूमत ने बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया है, वो ज़राअत है। बड़े मसाइल हैं उनके, अद्वियात की ख़रीदारी से लेके और फिर उनकी जब फसल पक जाती है उसकी ख़रीदारी तक, चाहे वो कपास हो, चाहे वो गंदम हो या बाकी अजनास हो। और वहाँ जो ग्रोथ रेट है वो 13-14% गिरी है। इस वक्त जो ग्रोथ रेट सामने आई है वो 0.56 है। और इस बजट के अंदर जो हुकूमत ने किसानों के लिए क्वेश्चन रखा है वो ये कि जो छोटे किसान हैं उनको 1 लाख रुपया जो है वो कर्ज दिया जाएगा। इससे तो उनके मसाइल हल होने वाले नहीं है। क्या हुकूमत रियलाइज नहीं कर पा रही कि इस शोबे के अंदर कितना पोटेंशियल है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारी फूड बास्केट है, ये ग्रो करते हैं तो पूरा मुल्क खाता है, या फिर कोई और इशू है? इलियास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल। जो आप जो कह रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, जी, गवर्नमेंट का बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है एग्रीकल्चर वाली साइड पर। अगर फोकस होता तो गवर्नमेंट इसको क्यों करती। और फेडरल गवर्नमेंट का वैसे भी देखें, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने, वो कहते, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस पर दे रही हैं। पंजाब में तो खासतौर पर दिया जा रहा है किसान कार्ड और इस तरह जो दिए जाती है सब्सिडी वगैरह, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसको देती नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनके पास वसाइल कम है तो कम से कम पॉलिसियां या डायरेक्शन ऐसी दें कि इसके लिए ज्यादा फंड्स वगैरह डिक्लेयर किए जाएं ताकि किसानों को दें। देखिए इस साल 2.2 ट्रिलियन जो है वो किसान रुपए का जो है लॉस हुआ है गंदम के काश्तकारों को। तो जाहिर है इसी तरह कपास के काश्तकार जो दूसरे काश्तकार हैं उनको, जिनको नुकसान हो रहा है, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता इस काम से छोड़ तो पीछे हटते जाएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल की वजह से जो आपकी गवर्नमेंट जो GDP का था 26% था, एग्रीकल्चर किसी जमाने में होता था, जो कि आपका निगलेक्टेड सेक्टर उसको डिक्लेयर कर दिया, कोई गवर्नमेंट ने कुछ उसको किया नहीं। लेकिन आप देखें उसकी वजह से ये हुआ कि हमें गंदम भी इम्पोर्ट करनी पड़ती, कपास भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो बार चीनी भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि हमारे जो मुल्क है, ज़री मुल्क है, और सूबा पंजाब खासतौर पर जो पूरे मुल्क को अजनास प्रोवाइड करता है, बल्कि साथ वाले ममालिक में जो हैं वहाँ स्मगलिंग हो जाती है इनकी चीजें। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि आप देख रहे हैं अब इसको नजरअंदाज किया गया है, तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? इसके यही इफेक्ट्स होंगे कि आपकी GDP की ग्रोथ में कमी आएगी, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, और खासतौर पर किसान है वो जो मजीद पिस जाएगा तो वो फिर क्या करेगा? वो जाहिर है इस पर काश्तकारी छोड़ देगा और दूसरी साइड पर कोई और हम एक ब्रेक की तरफ जाने हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाजी साहब, ये जो पर कैपिटा इनकम होती है उससे भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आम आदमी की जो हालत है वो कैसी है, क्या वो गुर्बत की तरफ जा रहा है या उसकी जो माशी हालत है उसमें बेहतरी आ रही है। मौजूदा हुकूमत ने यह दावा किया है कि पर कैपिटा जो इनकम है वो बढ़ी है और इस वक्त जो फीकस आमदनी है वो 1824 है डॉलर है, मगर हम देखते हैं कि ये अभी भी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुकाबले में कम है। तो हम क्या इससे अखज़ करें कि लोगों की हालत बेहतर हुई है? अभी एक सर्वे आया है, एक रिपोर्ट सामने आई है गुर्बत के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो 44% से ज़्यादा आबादी है वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। तो कहा कुछ और जा रहा है, आदादो शुमार कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, पर कैपिटा इनकम जो इंडिकेट कर रहा है वो तो हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान पिछले 78 साल से तरक्की तो करता रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2% की है, 4% की है, 6% की है। GDP में भी ग्रोथ आई है, पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ आई है और लोगों के हालात भी बेहतर हुए हैं।
मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो ऐसे आपको सड़क पे लोग नजर आते थे जिनके पाँव में जूता नहीं होता था, जिनकी कमीज फटी होती थी। आज अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग बहुत ही कम हैं या है नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पर कैपिटा इनकम का जब कंपैरिजन आप करते हैं तो वो फिर बुनियादी तौर पे एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही होती, नेशनल इनकम की बात हो रही होती है। उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। इसमें एक तो बड़ी डिबेट वाली डिस्कशन वाली चीज है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो एक्चुअली उससे ज्यादा है जितनी हम बताते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसके एस्टिमेट्स गलत है। क्योंकि हमने हर प्रोविंस को कहा है अगर तुम्हारे पास 100 बंदे हैं तो हम तुम्हें 100 बंदों के पैसे देंगे, अगर तुम्हारे पास 200 बंदे हैं 200 बंदों के देंगे। इसी तरीके से इलाकाई हिसाब से वोटर जिस तरीके से था तो उसमें बहुत सी फजिंग हुई है। और पाकिस्तान की एक एस्टीमेट के मुताबिक एक्चुअल आबादी 18 करोड़ है, 23 करोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप 18 करोड़ से अपनी इनकम करेंगे तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा बेहतर होगी। खैर ये तो एक अलग बहस है। लेकिन पर कैपिटा इनकम ओवर टाइम इंक्रीज किया। हाँ, हम दूसरे मुमालिक से पीछे रह गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ फोकस नहीं किया प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है वो क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पे स्किल लेवल है जिसको हम इंक्रीज करें। आपने भी थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर की बात की थी। एग्रीकल्चर की आउटपुट जो है वो हमारी इतनी अच्छी लैंड होने के बावजूद, पाकिस्तान के तकरीबन 20,000 के करीब किलोमीटर के मुताबिक वो नहरें हैं, नहरें पानी है, और ये वो इलाका है जो दुनिया को फीड करता था और हम उसको मिसमैनेज करने में एक्सट्रीम है। और दिलचस्प बात यह है कि आप किसी शहर में चले जाएं, किसी गांव के करीब चले जाएं, किसी उसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दफ्तर जरूर नजर आएगा। अब ये सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दफ्तर कर क्या रहे हैं? वजह यह है, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। आपने कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नहीं कहा कि देखो तुमने नया सीड बनाना है। दुनिया भर इस वक्त एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ कर रही है वो ये कर रही है कि लोकल सीड डेवलप कर रही है। इंपोर्टेड सीड कभी कामयाब नहीं होता, एक दो फसलों के बाद वो फेल हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी का इशू है, वो जो गवर्नेंस का इशू है, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं, हजारों की तादाद में लोगों को, लाखों की तादाद में तनख्वाहें दी जा रही हैं, आउटपुट नहीं है एग्रीकल्चर में। इस वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। और पर कैपिटा इनकम आप जो कंपैरेटिव करें, इंडिया में मिसाल के तौर पर मैं आपकी तवज्जो डालूं कि बायोगैस वेस्ट से बनता है। इंडिया में तकरीबन 30% के करीब बायोगैस इस्तेमाल होती है दूसरी गैस के मुकाबले में के हिसाब से। पाकिस्तान में बायोगैस का एक जमाने में शुरू हुआ था, खत्म हो गया क्योंकि ये वेस्ट से नहीं आया तो हमने नहीं किया। अब सोलर आ रहा है वेस्ट से, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस सोच डेवलप करनी है, अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा इलियास साहब, हम देखते हैं कि जब भी बजट आता था तो डिफेंस के हवाले से जो बजट मुख्तस होता था उसके हवाले से बड़े सवालात उठते थे, ख़ासतौर पे अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाती थी। हमारे जो लिबरल्स हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते थे। मगर इस बार हमने देखा है कि चूंकि हम अभी वॉरफेयर से निकले हैं तो इस बार बजट के हवाले से जो कि डिफेंस के लिए मुख्तस किया गया है कोई सवाल नहीं उठ रहे। तो ये अब उस यानी वो जस्टिफाई हो गया इस वॉर के बाद कि जी ठीक है, अब डिफेंस के लिए जो बजट है वो उसमें इंक्रीज भी होना चाहिए और जो पैसे जा रहे हैं वो ठीक है। देखिए इसमें इस बारे में जो भी कहते हैं कि लोगों को जस्टिफाई, वो आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल लोगों को पता चला कि आप देते क्या हैं और उसका रिजल्ट जो है वो दुनिया भर हैरान रह गई कि आपने जो बजट डिफेंस पर बजट जो इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान का नाम 20 क्या 30 ममालिक में भी पहले नहीं आता। तो पाकिस्तान में तो बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, जबकि दूसरे ममालिक जो ले लें, अमेरिका, चाइना, इंडिया जो है, जो यूटिलाइज करते हैं बजट के लिए, अपने करते हैं डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उनके तो बहुत ज्यादा है। जबकि हमारे यहाँ देख लें हमारा बॉर्डर कितना बड़ा है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ भी लगता है, तो चीन के साथ भी लगता है। तो सारे हमारे बॉर्डर को जो कवर करते हैं, हमने जो अपनी जो है डिफेंस की जो सलाहियत है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। जिस तरह भी यह है, पेट पर पत्थर बांध कर लोगों को अब पता चला कि जनाब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। उनकी जो पैसे जहाँ जो उनके टैक्स के पैसे लग रहे हैं बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और उसके लिए पाक फौज ने जो जिस तरह काम किया, जिस तरह जंग लड़ी बहादुरी के साथ,
तो वो लोग इस बारे में फख्र महसूस करते हैं, बल्कि इस दफा तो डिमांड की जा रही थी कि इनको ज्यादा दिए जाएं ताकि वो अपने डिफेंस की जो जरूरियात है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, जब जरूरत लोगों को नजर। ठीक है, ये तारिक जाजी साहब, आबी वसाइल के लिए 133 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं और 32 अरब जो है वो भाषा डैम के लिए और 35 समथिंग जो है वो मोहम्मद डैम के लिए। तो अगर हम देखते हैं कि जब से ये इंडिया ने सस्पेंड किया है सिंतास का मुआहदा और हमारा पानी रोकना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल पड़ी थी कि हमें अपने आबी जो ज़खायर हैं उनकी तादाद में इजाफा करना है, नए सिरे से उनको बनाना है। तो इस बजट के अंदर तो हमें नज़र नहीं आता कि उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। क्या उसके ऊपर अभी होमवर्क होगा, बाद में पैसे रिलीज किए जाएंगे, मुख्तस किए जाएंगे, क्या होगा? कंसेप्शन है, बल्कि मिथ्स है कि जो है वो सिर्फ बड़ा डैम होता है और वो उस डैम से बिजली भी बनती है। ये हमने किया है, हमने डैम बनाए हैं, बिजली भी बनाई है उस जमाने में जबकि बिजली बनाने के और तरीके नहीं होते थे। अब सोलर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो तकरीबन इससे बहुत कम कीमत पे आपको बिजली मिल जाती है, इसलिए डैम से बिजली बनाने का काम हमें बंद कर देना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टेटिस्टिक दूं जो करंट नहीं है, 10 साल पुराना है। जब बादशाह डैम पहली दफा बना था तो इसका जो नक्शा बना था तो उस वक्त हुआ था कि बादशाह डैम में $15 बिलियन लगेंगे। $15 बिलियन, जो अब आप मल्टीप्लाई कर लें कितने बिलियन रुपए होगा। और आधे अगर आप इसमें से बिजली का एलिमेंट निकाल लें तो $7.5 बिलियन लगेंगे। अब मतलब कहने का ये कि आधी कीमत बिजली की है और बिजली बनती थी 6000 मेगावाट बिजली बनती है। अब 6000 मेगावाट बिजली को अगर आप सोलर से रिप्लेस करें तो वो इसका 1/5 से बन जाती है। तो अभी मतलब सोचने वाली बात है कि अगर मैं घर बना रहा हूं और मुझे पता हो कि अगर ईंट की जगह मैं एक और अच्छी चीज लगा सकता हूं जो कीमत में मुझे 20% पड़ेगी तो मैं वो लगाऊंगा। पाकिस्तान में ये सोच अभी तक डेवलप नहीं हो सकी कि लोग ये सोचें कि बादशाह डैम जो है, अब हमें बादशाह डैम को वाटर रिजर्वायर बनाए, बजाय 10 साल के वो 5 साल में मुकम्मल होगा और वो वाटर रिजर्वायर होगा। पहली चीज तो ये है, बादशाह डैम हो या दूसरे जो भी डैम। दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना ने बड़े बड़े डैम जरूर बनाए हैं, लेकिन अगर आप चाइना जाएं तो चाइना ने हजारों की तादाद में पॉन्ड्स बनाए हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हैं। कोई 1 किलोमीटर का पॉन्ड है, कोई आधे किलोमीटर का पॉन्ड है, कोई 200 गज का पॉन्ड है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान का अगर सोचा जाए अक्लमंदी वाली बात है तो वो भी ये होनी चाहिए कि हम पॉन्ड्स जो हैं वो जगह जगह बनाएं और सारे दरिया के साथ बनाएं, दरिया के साइड पे बनाएं। और जो हमने जगह जगह नहरों का जाल बिछाया हुआ है उस नहरों का जाल को मेंटेन करने की कॉस्ट कम करें और सोलर पंप से पानी निकालें। जब आप पॉन्ड्स बनाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज करेगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चेंज है जिससे कि हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपए बचाकर अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मुझे अफसोस है, ये गवर्नेंस का भी इशू है और ये पॉलिसी का भी इशू है और इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो बैठ के 2 साल बैठ के रोजाना में बैठे और इस पर सोचें कि क्या चीज ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इलियास साहब, हम देखते हैं कि सेहत और तालीम 2 बुनियादी शोबे हैं और हर आदमी जो है उसको इनसे वास्ता पड़ता रहता है। हमारे अस्पतालों की हालत जाके देख लीजिए, तालीम का निज़ाम देख लीजिए, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हर बजट के अंदर इन दोनों शोबों के जो पैसे हैं उनमें इजाफा होता है, मगर हम देखते हैं कि फिर भी ये हमारी जो GDP है उसका 1% भी वो नहीं बनता है। तो ये भी जाहिर करता है कि हुकूमत की तरजीह क्या है, क्या वो सेहत और तालीम के ऊपर खर्च करना चाहती है, नहीं चाहती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इलियास साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ताहिर साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस सवाल को। जी जी, दरअसल ये हेल्थ का इशू बहुत अहम है और पाकिस्तान में हुकूमत की गवर्नेंस फेलियर की वजह से ओवर टाइम हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अब आप देखें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हॉस्पिटल्स हैं और कोई बहुत महंगे हैं, कोई बहुत सस्ते हैं, लेकिन हेल्थ हैज बिकम अ बिजनेस जो कि, और इसी तरीके से एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस आल्सो। ये हुकूमत की फेलियर की वजह से है। दुनिया भर में
मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक हर कंट्री की आप मिसाल ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका की मैं आपको मिसाल दूंगा। वहां पर स्कूल जो बच्चा पढ़ने जाता है उसकी ट्रांसपोर्ट भी हुकूमत के जिम्मे है, उसकी किताबें भी हुकूमत के जिम्मे है, उसकी फीस भी हुकूमत के जिम्मे है, उसकी सेहत भी हुकूमत के जिम्मे है। तब जाके वो एक नेशन बिल्टअप होती है, जो नेशन निकल के वो एक सुपर पावर बनती है, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल्स नहीं बनते तो सुपर पावर नहीं बन सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का टीवी टुडे से बातचीत करने के लिए। आज की जो गुफ्तगू थी उसका निचोड़ यही है कि हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है। अगर हम गवर्नेंस को बेहतर कर लें तो हम बहुत सारे मसाइल से नबुर्दासमा हो सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।